अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा और आप देख रहे हैं राष्ट्र सर्वोपरि। और आज बात करने वाला हूं राष्ट्र सर्वोपरि में मैं आपसे जुड़ी हुई। रोज हर तरह की खबरें हमारे सामने आती हैं, लेकिन आज एक ऐसी खबर सामने आई जो हमारे सिस्टम में लूप होल्स हैं, खामियां हैं, उसको बता रही है। आज बात कर रहा हूं देश की न्याय प्रणाली की। आगे बढ़ूं उससे पहले आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं। आप सभी से कहना चाहता हूं कि आप इसे रिकॉर्ड कर लीजिए और पूरे देश में आगे फॉरवर्ड कर दीजिए, क्योंकि आज मैं आपको देश का सिस्टम कितना धीमा है इसकी कहानी बताने वाला हूं। एक बड़ा फेमस डायलॉग है फिल्म का, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख। सुना होगा आपने। यह डायलॉग आज सच हो रहा है। 2006 में मुंबई में ब्लास्ट हुआ और 189 लोग मारे गए, 800 से ज्यादा लोग घायल हो गए। लोकल ट्रेन में सीरियल ब्लास्ट होते हैं, एक के बाद एक दो नहीं 7 धमाके। और आज 19 साल बाद, यही जुलाई का महीना है, आज तक हम ये नहीं बता पाए कि वो ब्लास्ट किसने किया था। सोचिए जरा आप, जहां देश में जरूरत का सामान 10 मिनट में आप मोबाइल पर बुलाएंगे वो आपके घर आ जाएगा। आप खाना होटल से बुलाएंगे, आपके घर पर एक क्लिक पर आ जाएगा। वहां कानून इतना स्लो क्यों है, सोचा है कभी? और इतना ही नहीं, इसके तार पाकिस्तान से जुड़े थे। आतंकियों ने धमाका किया, पुलिस ने जांच की, कईयों को गिरफ्तार किया, लोअर कोर्ट ने फांसी की सजा सुना दी और लगा लोगों को कि इंसाफ मिल जाएगा। लेकिन नहीं, जिन्हें फांसी हुई वो हाई कोर्ट से बरी हो गए। अरे तो आज मैं पूछ रहा हूं राष्ट्र सर्वोपरि में कि अगर ये लोग बरी हो गए तो 189 लोगों को किसने मारा? मुंबई में ब्लास्ट किसने किया? जब हाई कोर्ट ने सबको बरी कर दिया तो फिर सही कौन है? क्या लोअर कोर्ट ने, जिसने फांसी की सजा सुनाई, वो फैसला गलत दिया था, या फिर मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र ATS ने जांच नहीं की, जो गुनहगार थे उन्हें छोड़ दिया? और अगर ये दोनों सही हैं तो फिर हाई कोर्ट गलत होगा। आज कोई ना कोई गलत है और ये फैसला आपको और मुझे करना है। मैं खबर इसलिए आपको दिखा रहा हूं क्योंकि ब्लास्ट के बाद पुलिस ने जांच ठीक ढंग से नहीं की। तो क्या तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने दबाव बनाया था इसलिए जांच नहीं हुई? क्योंकि कोर्ट ने तो कह दिया है कि मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र ATS ने जांच नहीं की। लेकिन यहां सवाल आप लोगों का है, आप सोचिए, अगर आप किसी मामले में पुलिस और कोर्ट के चक्कर में फंस जाएं तो फिर आपका भगवान मालिक है। ये सोच हमारी बन गई है क्योंकि ये हो रहा है। आखिर फिर किस काम के हैं ये कोर्ट, कानून, पुलिस? बताइए आप मुझे। 19 साल, एक दो नहीं 19 साल तक ढीला रवैया मुंबई पुलिस अपनाती है और इसका खुलासा 19 साल बाद होता है। ये सिर्फ नाम के रह गए पुलिस, कानून, कोर्ट, जहां न्याय के लिए 1-2 साल नहीं, पूरे 19 साल इंतजार किया जा रहा है और आखिर में वो न्याय भी नहीं मिला। आप टहलते रहिए, इस थाने, उस कोर्ट, यहां वहां, कुछ नहीं हो रहा है। क्या हो रहा है उससे? सोचना होगा इसलिए आपको और मुझे कि पुलिस जब जांच नहीं करेगी, कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा, इतना कठिन हो गया है, तो इनका क्या काम है? और आपको जो खबर मैं दिखाने वाला हूं उससे धक्का लगेगा, मन में गुस्सा आएगा, क्योंकि आज 189 लोग मुंबई धमाके में जो मारे गए, कई घायल हुए, जिन लोगों की मौत हो गई, उनका हत्यारा कौन है, कहां है, यह देश पूछ रहा है।
किसी भी अपराध के लिए देर से मिला न्याय अन्याय के बराबर होता है, क्योंकि आज 189 परिवारों के न्याय की उम्मीद एक बार फिर टूट गई है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2006 में मुंबई के लोकल ट्रेन में हुए सीरियल ब्लास्ट के 12 दोषियों को बरी कर दिया है, जबकि लोअर कोर्ट ने इन्हीं 12 दोषियों में से 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद की सजा सुनाई थी। अब सवाल ये कि लोअर कोर्ट सही था या फिर हाई कोर्ट सही है, और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि आखिर क्या पुलिस की जांच रिपोर्ट ठीक नहीं थी, इसलिए मुंबई की लोकल ट्रेन में 189 लोगों को किसने मारा ये आज तक पता नहीं चल पाया है। निश्चित तौर पर 2006 में जो इन्वेस्टिगेशन में और फिर न्यायालय में जो लीगल प्रेजेंटेशन में त्रुटियां रही होगी, मैंने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी से अपील की है, एक लीगल और इन्वेस्टिगेशन एक्सपर्ट टीम की रचना हो, सुप्रीम कोर्ट में जाए, मुंबई के नागरिकों को न्याय मिलना चाहिए। मुंबई हाई कोर्ट का यह फैसला बहुत ही गलत है, दुर्भाग्यपूर्ण है, हम इसे स्वीकार नहीं करते हैं। निश्चित तौर पर उन बम विस्फोटों के पीछे कोई षड्यंत्र था, किसी ने तो षड्यंत्र रचा। हाँ, जांच एजेंसियों ने जिनके खिलाफ केस बनाया, अगर वो केस कमजोर था तो नए सिरे से छानबीन करिए। तो मैं सरकार से और जांच एजेंसियों से अपील करूंगा कि 180 मुंबईकरों की जान गई है, उसका बदला लेने के लिए अच्छे ढंग से फिर से जांच शुरू करिए। बॉम्बे हाई कोर्ट के फैसले से लोअर कोर्ट और मुंबई पुलिस के साथ साथ एजेंसी सवालों के घेरे में आ गई है, क्योंकि मुंबई की लोकल ट्रेन में अलग अलग 7 धमाके हुए। इन धमाकों में कुल 189 लोगों की मौत हुई थी, जबकि 824 लोग घायल हुए थे। महाराष्ट्र एटीएस ने इसकी जांच की, सबूत इकट्ठे किए और इन्हीं सबूतों के आधार पर लोअर कोर्ट ने 5 को फांसी, 7 को उम्र कैद और 1 आरोपी को बरी किया था। लेकिन अब महाराष्ट्र एटीएस की जांच सवालों में घिर गई है। तो क्या महाराष्ट्र एटीएस ने इन 12 लोगों को गलत फंसाया? इन 12 लोगों का 19 साल या यूं कहें कि पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, या फिर यही लोग दोषी हैं और कानून के दांवपेच का फायदा उठाकर हाई कोर्ट से बरी हो गए? सेशन कोर्ट ने 5 लोगों को फांसी की सजा दी थी, 7 लोगों को लाइफ की सजा दी थी, जिनकी अपील बॉम्बे हाई कोर्ट में पिछले 10 सालों से पेंडिंग थी। आज जजमेंट आया है और बॉम्बे हाई कोर्ट ने उन 12 लोगों को बाइज्जत बरी कर दिया है। ये बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि ये केस फेक है। एटीएस ने मुस्लिम नौजवानों को जानबूझ के इस केस में फंसाया है, जिनका कुछ लेना देना नहीं इस केस से। हमें टॉर्चर किया गया था, हमारे ऊपर जो है झूठे आरडीएक्स प्लांट किए गए थे, झूठे विटनेसेस प्लांट किए गए थे और पूरा फेक केस बना करके कन्विक्शन लिया गया था। लेकिन आज बॉम्बे हाई कोर्ट ने साफ कर दिया कि ये झूठा केस है और सब लोग बेगुनाह हैं। कोर्ट और पुलिस तो सवालों के घेरे में आ ही गए हैं, लेकिन 19 सालों से 189 लोगों का परिवार इंसाफ की राह देख रहा है। 824 लोग जो धमाके में घायल हुए, वो 19 सालों से इंसाफ के लिए सब्र रखे हुए हैं। और अगर कोर्ट का फैसला सही है तो ये 12 लोग जिन्हें बरी किया गया है, ये और इनका परिवार 19 सालों तक प्रताड़ित होते रहे, आखिर क्यों? इन सब के बीच सवाल ये कि आखिर किसने मुंबई की लाइफलाइन पर धमाके किए थे? वो आरोपी कहां है? आखिर क्यों ये मामला 19 सालों से खिंच रहा है? आखिर क्यों हमारा सिस्टम पीड़ित परिवारों को इंसाफ नहीं दिला पाया? क्या हमारे देश की न्यायिक व्यवस्था और पुलिस प्रणाली इसके लिए जिम्मेदार है? मुंबई के सीरियल ब्लास्ट मामले में हाई कोर्ट ने दोषियों को बरी तो कर दिया है। जिन बातों को आधार बनाया गया है उसमें 4 पॉइंट महत्वपूर्ण हैं। पहला पॉइंट, सबूतों और गवाहों के बयान और आरोपियों से जो बरामद किया गया वे इन्हें दोषी ठहराने में पर्याप्त नहीं है। दूसरा बड़ा पॉइंट, बम बनाने के लिए जो विस्फोटक इस्तेमाल किए गए, सबूत के तौर पर उन्हें पुलिस ने ठीक से रखा ही नहीं, पैकेट की सीलिंग भी खराब थी। तीसरा पॉइंट, अभियोजन पक्ष अपराध में इस्तेमाल किए गए बमों के प्रकार को भी रिकॉर्ड में लाने में विफल रहा है। और चौथा पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है, आरोपियों के जो बयान लिए गए उन्हें देखकर लगता है कि ये जबरदस्ती और चोट पहुंचाकर रिकॉर्ड करवाए गए। हाई कोर्ट के फैसले के आधार पर ये चारों पॉइंट पुलिस पर सवाल खड़े करते हैं। मुंबई पुलिस सवालों के घेरे में आ जाती है और तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर भी सवाल उठते हैं। मुंबई सीरियल ब्लास्ट ये कोई पहला केस नहीं जिसमें इतने सालों बाद भी दोषियों को सजा नहीं मिली है। हमारे देश में कुछ मामलों को छोड़ दिया जाए तो ज्यादातर मामले कोर्ट में लंबित हैं। इसकी एक सबसे बड़ी वजह कोर्ट पर मुकदमों का प्रेशर है। इसी के साथ साथ पुलिस की जांच भी सवालों के घेरे में है। तत्कालीन सरकार के समय क्या पुलिस ने ठीक तरह से जांच नहीं की? क्या एजेंसीज ने ठीक तरह से काम नहीं किया? इसी वजह से आज तक न्याय में देरी हो रही है।
एक तरफ कोर्ट पर प्रेशर है, दूसरी तरफ पुलिस की जांच ठीक नहीं है और उधर आज भी पीड़ित परिवार न्याय को लेकर इंतजार में है। और इसलिए हम कह रहे हैं कि देरी से मिला न्याय अन्याय के बराबर ही होता है। क्या देश में हमारी पुलिस प्रणाली और न्यायिक प्रणाली को बदलने में समय लगेगा? अगर ये नहीं बदलेंगे तो राष्ट्र सर्वोपरि कैसे होगा? सोचिए आप, इतना बड़ा मामला, इसमें अगर इतनी ढिलाई बरती जा रही है तो आपका तो मामला इसके सामने क्या ही होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको अपनी आवाज बुलंद करनी होगी, पुलिस को, कोर्ट को और सिस्टम को सुधारना होगा। अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और एक और खबर आपके लिए लेकर आया हूं और एक बात आपसे बड़े दिनों से कह रहा हूं मैं कि कोई तो है जो साजिश कर रहा है आपके और हमारे खिलाफ, आपके हमारे इलाके में माहौल बिगाड़ रहा है। हमने राष्ट्र सर्वोपरि में इस खबर को दिखाया, उसके बाद से उत्तर प्रदेश को लेकर भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने चौकन्ना रहने के लिए कहा है। और यूपी ही नहीं, मैं पूरे देश से कहना चाहता हूं, हर भारतवासी से कहना चाहता हूं कि आपको चौकन्ना रहना होगा। आप बोलेंगे क्यों? क्योंकि ये साजिश करने वाले आपके आसपास मौजूद हैं। पता है आपको एक बात, आपको इन लोगों का हथियार क्या है? ये पूरी तैयारी में बैठे हुए हैं। जो आपके हाथ में मोबाइल फोन है ना, जो आपके बगल में रखा हुआ है, वही इनका हथियार है, मोबाइल फोन। ये बैठे बैठे फोन से दंगा फैलाने की प्लानिंग कर रहे हैं। और आपको एक बात बताऊं मैं, ये जो देश में गद्दार बैठे हुए हैं ना, पहले दिन से कह रहा हूं मैं, ये देश के अंदर ही हैं, लेकिन इनके तार पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं। इसलिए कह रहा हूं, सावधान। सोचिए जरा आप थोड़ी देर के लिए, पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद से चाहता है कि भारत में वो कुछ करे, अस्थिरता पैदा करे। और इस बार आपको सुनना होगा गंभीरता से, आपकी और हमारी सजगता से बहुत अच्छा काम हुआ है। अभी कई लोग तो सावधान हो गए हैं। मैं फिर कह रहा हूं, उनकी वजह से इन गद्दारों का भांडा फूट गया है। लेकिन ये एक जगह की बात है, अभी तो हमें और आपको और ज्यादा सावधानी बरतनी होगी। अपने फोन पर नजर रखिए जरा आप। सीएम योगी ने एक बात कही है और अगर आप लोगों ने नहीं सुनी है तो मैं उस बात को दोहरा देता हूं। सुनिए जरा, वॉल्यूम तेज कर लीजिए। योगी आदित्यनाथ ने कहा है, कई लोग हैं जो सोशल मीडिया पर फेक अकाउंट बनाकर झूठी अफवाह फैला रहे हैं और उन लोगों को आपको पहचानना है। यह काम आपको ही करना होगा। कैसे करना है ये मैं आपको समझा रहा हूं। जो आपका प्रोफाइल है सोशल मीडिया का, अगर आप स्क्रॉल करते करते देखते हैं और कुछ संदिग्ध लगता है, संदिग्ध माने आपको लगता है कि यहां कुछ गलत हो रहा है, तो आपको उसे रिपोर्ट करना है जाकर, और पास में थाने में जाकर पुलिस को खबर देनी है कि यहां हमें गलत लग रहा है, ताकि ये गद्दार कामयाब ना हो पाए। और मैं आप लोगों को जानता हूं बहुत अच्छी तरह से, आप राष्ट्र सर्वोपरि की टीम है, आप जरूर मदद करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको यह रिपोर्ट भी जरूर देखना चाहिए। ये लोग कैसे दंगा फैलाना चाह रहे हैं, देखिए जरा। ये सब इसलिए किया गया है ताकि एक सोची साजिश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा कराया जा सके। हिंदुओं की एक जाति को बदनाम करने के लिए किस शरारत के तहत फेक अकाउंट बना करके जातीय संघर्ष की स्थिति को पैदा करना चाहते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि में हम बार बार कह रहे हैं कि देश के अंदर बहुत सारे गद्दार बैठे हैं और इन गद्दारों को आपको पहचानने की जरूरत है। ये जिस थाली में खाना खा रहे हैं उसी थाली में छेद कर रहे हैं, देश के खिलाफ आतंकी साजिश रच रहे हैं। और ये कोई एक जगह नहीं हो रहा है, लगभग हर शहर में इन गद्दारों के एजेंट बैठे हुए हैं। इन एजेंट्स ने यूपी के मुजफ्फरनगर को दहलाने की साजिश रची। प्लान ऐसा कि सुनकर आप दंग रह जाएंगे। सावन के दूसरे सोमवार को मुजफ्फरनगर को हिंसा की आग में झोंकने का प्लान था। व्हाट्सएप ग्रुप पर पाकिस्तानी वीडियो को भेजा गया, महिलाओं बच्चों की हत्या का पाकिस्तानी वीडियो दिखाया। ग्रुप में वीडियो डालकर ऑडियो संदेश भी भेजा। ऑडियो में हिंदू संगठनों द्वारा हत्या की झूठी बात कही। फर्जी वीडियो और ऑडियो भेजकर दंगे का प्लान बनाया।
सबसे पहले आपको वीडियो ही दिखाते हैं। ये वीडियो पाकिस्तान के मुजफ्फरगढ़ का है। जो घटना हुई थी वो अप्रैल 2024 को हुई थी, लेकिन इसे भारत में व्हाट्सएप ग्रुप पर भेजकर दंगा करवाने की साजिश रची गई। ये बजरंग दल वाले ये मुसलमानों को काटापीटी कर रहे हैं। रात 12 आदमी पूरी फैमिली गर्क कर दी है, सब छोटे बड़े सब काट दिए हैं। सुना आपने कैसे सावन में दंगा भड़काने, सांप्रदायिक तनाव फैलाने की साजिश रची जा रही थी, लेकिन पुलिस ने इनका भांडा फोड़ कर दिया। मुजफ्फरगढ़ पाकिस्तान पंजाब प्रोविंस का एक जगह है, वहां पर यह घटना हुई थी। उस घटना का वीडियो वायरल किया गया और उसके साथ ये मैसेज जो आपने सुना वो चलाया गया। ये मैसेजिंग उस समय की गई जब श्रावण मास में दूसरा सोमवार था और डाक कांवड़ के साथ हमारे जो पैदल कांवड़ श्रद्धालु हैं उनकी संख्या इस समय अधिकतम होने की संभावना है। ये सब इसलिए किया गया है ताकि एक सोची समझी साजिश के अंतर्गत सांप्रदायिक दंगा फैलाया जा सके। ये बात केवल हिंसा तक सीमित नहीं है। इस साजिश के तार पाकिस्तान और आतंकी संगठनों तक जुड़े होने से पुलिस इनकार नहीं कर रही है। इस बात की बहुत ही ज्यादा संभावना है कि ये पाक बेस्ड ISI हैंडलर्स द्वारा ये वीडियो किसी अन्य मॉड्यूल को भेजा गया हो जो बाद में इन ग्रुप्स में आया हो। मतलब साफ है कि कांवड़ यात्रा के दौरान देश को हिंसा की आग में झोंकने की कोशिश हो रही थी और पुलिस ने नदीम, मनोशेर, रईस तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके खिलाफ UAPA, IT एक्ट और गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंक की जांच की जा रही है। पाकिस्तान का ही वीडियो है और पाकिस्तान का स्पेसिफिक वीडियो है। इसको हमने कई जगह ढूंढने की कोशिश की, न्यूज चैनल्स ने भी इस वीडियो को एडिट करके चलाया था, लेकिन आप इस वीडियो को देखेंगे, वीडियो में सब क्लैरिटी है। तो देयर इज अ चांस कि वीडियो सरहद पार से यहाँ पर क्या कहते हैं किसी मॉड्यूल के थ्रू इन्फिल्ट्रेट करा। राष्ट्र सर्वोपरि में आज सवाल ये कि देश में दंगा और आतंकी घटनाओं की सीरीज शुरू करने वाली ये योजना आखिर कितनी बड़ी है। क्या इन तीनों को ये वीडियो किसी आतंकी संगठन से मिला है? और अगर ऐसा है तो आप समझ लीजिए कि भारत को अभी देश के अंदर बैठे इन आतंकियों से, गद्दारों से मुकाबला करना है। मुकाबला करेंगे आप और हम। इनकी सच्चाई देश के सामने लाकर रहेंगे, ये प्रण हमने लिया है। और इसलिए एक और खबर आपको दिखा रहे हैं। देखा आपने कैसे व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कोशिश कर रहे हैं। ये तो एक साजिश हुई, अब आपको उत्तर प्रदेश के अंदर ही इनकी दूसरी साजिश बता रहा हूं, जिसमें ये लोग आपके घर पर नजर बनाए हुए हैं। आपकी और हमारी बच्चियों को जाल में फंसाकर ये जिहादी बनाना चाहते हैं और ऐसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं कि अगर कोई उसमें फंस गया तो वो फिदाइन बनने तक को तैयार हो जाएगा। सोचिए आप, बम बन के कहीं फटने को तैयार हो जाएगा। सोचिए आप कैसा ब्रेन वॉश कर रहे हैं। लेकिन उस दलदल से आज कोशिश कर रहे हैं जो लोग फंसे हुए हैं उन्हें बाहर लाया जाए, लेकिन वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। आप लोगों ने एक मूवी देखी होगी, नहीं देखी होगी तो मैं आपको बताता हूं। मूवी का नाम है द केरला स्टोरी। उसमें ऐसा ही कुछ फिल्माया गया है, दिखाया गया है। लड़कियों को बरगलाया जाता है, प्यार के जाल में फंसाया जाता है, अपने घर परिवार से दूर किया जाता है, धर्म के जाल में फंसाया जाता है और फिर आतंकवादी बनने पर दबाव डाला जाता है, प्रेशर डाला जाता है, मजबूर किया जाता है। और आज ऐसा हो रहा है। सोचिए जरा, इनकी नजर देश भर में है और लोगों को लगता होगा ये धर्मांतरण का छोटा मोटा मामला है। रोज ऐसे मामले सामने आते हैं, आप टीवी देखते हैं, अखबार पढ़ते हैं और चले जाते हैं। नहीं, आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये मामला गंभीर हो गया है। ये सिर्फ धर्मांतरण तक सीमित नहीं है, ये जिहादी ट्रेनिंग देते हैं। ये पहले परिवार से दूर करते हैं, फिर धर्म बदलवाते हैं और फिर बताते हैं कि आपको कैसे फिदाइन बनना है। मैंने इसलिए हिंदी में लिखा है, लड़कियों को मानव बम बना रहे हैं, मानव बम, ह्यूमन बम। और यही इनकी कोशिश है, लेकिन इस कोशिश को आप और हम मिलकर कामयाब नहीं होने देंगे। कैसे इसका खुलासा हुआ है, देखिए जरा उन लोगों के चेहरे।
में हर धर्म संप्रदाय के लोग रहते हैं। हिंदू बहुसंख्यक हैं। यहाँ के रीति रिवाज, परंपरा और संस्कृति ही भारत की ताकत है। लेकिन कुछ विदेशी शक्तियां जो सीधे रणभूमि में भारत का मुकाबला नहीं कर सकती, अब भारत की संस्कृति पर हमला कर इस देश को इस्लामिक राष्ट्र बनाने की साजिश रचने लगी है। पहले इस साजिश को अंजाम देने के लिए विदेशों में ट्रेनिंग लेकर आतंकी आते थे, लेकिन अब इन विदेशी ताकतों और आतंकियों के निशाने पर हमारे और आपके बच्चे हैं, जिन्हें साजिश के तहत इस्लाम धर्म के प्रति प्रेरित कर उन्हें जिहादी बनाया जा रहा है। इसके बाद इन्हें आतंकी या फिर फिदाइन हमले के लिए तैयार किया जा रहा है। यूपी के आगरा के एक कारोबारी की 2 बेटियों को इसी जाल में फंसाया गया। हैरानी की बात यह कि कारोबारी की दोनों बेटियां हाईली क्वालिफाइड है। बड़ी बेटी रिसर्च स्कॉलर है, जबकि छोटी बेटी ग्रेजुएशन कर रही है। यानी इतनी पढ़ी लिखी होने के बावजूद दोनों बेटियों को न सिर्फ धर्म बदलवाया गया, बल्कि जिहाद के लिए खुद को कुर्बान करने यानी फिदाइन आतंकी बनने के लिए भी तैयार कर लिया गया। यहाँ तक कि दोनों बेटियां मार्च में घर छोड़कर एक ट्रेंड आतंकी की तरह अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल कर कोलकाता पहुंच गई। लेकिन पिता की शिकायत पर पुलिस ने कड़ी मशक्कत के बाद दोनों को कोलकाता के एक मुस्लिम मोहल्ले से बरामद कर लिया है। आगरा धर्मांतरण मामले में पुलिस ने मास्टरमाइंड अब्दुल रहमान को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल अब्दुल रहमान का असली नाम महेंद्र सिंह है। 1990 में अब्दुल रहमान ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया था। अब्दुल रहमान वही शख्स है जो कि आगरा से उन दोनों लड़कियों को दिल्ली लेकर पहुंचा और उसके बाद कोलकाता भेज दिया। कोलकाता भेजने का मकसद सिर्फ इतना था क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका वो बस्ती जहां पर वो लड़की आसानी से रह सकती। लेकिन मार्च के महीने में दोनों लड़कियों के पिता ने आगरा पुलिस से संपर्क किया, जिसके बाद एक ऑपरेशन चलाया गया और ऑपरेशन के बाद अब्दुल रहमान समेत 11 लोगों की गिरफ्तारी अभी तक की जा चुकी है। यूपी पुलिस ने इन दोनों बेटियों को बरामद कर लिया, वापस भी ले आई, लेकिन अभी भी ये दोनों अपने मिशन पर जाने की जिद पर अड़ी हुई हैं। सोचिए जरा कैसे इनकी सोचने और समझने की शक्ति को बदल दिया गया है, इनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। इस कदर इनके जहन में इस्लामिक जिहाद भर दिया गया है कि ये अभी भी जिहाद की जद को पकड़कर बैठी हैं। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी इनकी काउंसलिंग कर रहे हैं, लेकिन इस घटना ने सबको हैरान कर दिया है, डरा दिया है। एक मुस्लिम युवती जो यहाँ स्टडी करने आई हुई थी, उसने हमारी बड़ी बेटी का ब्रेन वॉश कर दिया, क्योंकि वो कोचिंग यहाँ पे लाइफ साइंस इंस्टीट्यूट में पढ़ने आती थी और प्लस उसके साथ ये डॉक्टरी की कोचिंग ले रही थी। उसकी मुलाकात हमारी बेटी से हुई। हमारी बेटी भी पीएचडी की कोचिंग ले रही थी, तो उससे उसके दोस्ती हो गई। इस दौरान उसने उसका ऐसा ब्रेन वॉश कर दिया। 2021 में एक दिन अपने साथ जम्मू कश्मीर ले गई। अच्छा। वो उस दौरान तो हम जल्दी शीघ्र ही उसको ले आए। अगले दिन एक दिन उसके बाद से ही उसका ऐसा चलता रहा कि उसके साथ साथ ये हमारी दूसरी बेटी उस टाइम 14 वर्ष की थी, तो उसने भी ये उसके अंदर जिज्ञासा हुई, तो उसने भी जानने की कोशिश की। जब उसने भी YouTube से सर्च किया ऐसा इस्लाम में क्या है, उसने भी कुछ पढ़ा, फिर बड़ी वाली बेटी से भी कुछ समझा, तो उसका भी धीरे धीरे उसके साथ सम्मिलित होती चलेगी। आगरा पुलिस अब इस पूरे जिहादी धर्मांतरण गैंग के रैकेट का पर्दाफाश करने में जुटी है। पुलिस ने गैंग के 11 लोगों को पकड़ा है। इन आरोपियों की गिरफ्तारी आगरा, मुजफ्फरनगर, गोवा, कोलकाता, देहरादून, जयपुर और दिल्ली से हुई है। यानी इनका नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है। इनके रडार पर और भी कई लड़कियां हैं। इन 11 आरोपियों में से 6 आरोपी कन्वर्टेड हैं, यानी पहले हिंदू थे और अब धर्म बदलकर मुस्लिम बन गए हैं और खुद भी लोगों को फंसाकर उनका धर्मांतरण कर जिहादी और फिदाइन बना रहे हैं। इनका क्लियर था, हिंदू या क्रिश्चियन किसी को भी इनका टारगेट ये रहता था कि धर्म परिवर्तन करके हमें उन लोगों को उम्मत में शामिल करना। ये इनका एक एजेंडा होता है कि जो लोग बिलीवर होते हैं, जो लोग इस्लाम को मानते हैं, उनको उम्मत कहते हैं। कि जो लोग भी बिलीवर हैं, जो लोग इस्लाम को मानने वाले हैं, उसकी जितनी ज़्यादा संख्या हो उसमें उनके नंबर्स बढ़ाने की डेमोग्राफिक चेंज के लिए इन लोग की एक सोच है, जो कि सोच जो देश की हमारी जो सर्वधर्म समभाव की हमारी पॉलिसी है उसके विपरीत है। आगरा की इन 2 बेटियों की स्टोरी बॉलीवुड की फिल्म द केरला स्टोरी से बिल्कुल मैच करती है। पुलिस को इस साजिश के तार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े होने के सबूत मिले हैं, लेकिन फिलहाल पुलिस और प्रशासन की प्राथमिकता इस जाल में फंसी बाकी लड़कियों की तलाश और उनकी बरामदगी पर है।
बहुत बड़ी साजिश की जा रही है। आपको सावधान रहना है, अपने घर पर भी लोगों को बताना है इसके बारे में, ताकि वो जो देश के बाहर से साजिश रच रहे हैं आपके और हमारे बच्चों के खिलाफ, वो कामयाब ना हो पाए। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ेंगे। एक और खबर आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं, और ये खबर इसलिए जरूरी है, आपके आसपास में रिश्तेदारों में कोई पहचानने वालों में एक ना एक व्यक्ति जरूर होगा जो इस बात पर मोहर लगाएगा कि सरकारी स्कूलों में शिक्षक जाते नहीं है लेकिन पैसा फुल लेते हैं, सैलरी फुल मिलती है। स्कूल जाएं चाहे ना जाएं, बच्चों को पढ़ाएं ना पढ़ाएं, लेकिन पैसा पूरा लेते हैं। और आपको बता दूं मैं, ऐसा हो रहा है कई सालों से। अब आप कहेंगे कि इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत है, इसमें दिक्कत है। ये लोग आपका पैसा ले रहे हैं, काम बिल्कुल नहीं कर रहे, सिर्फ पैसा कमा रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। ये खबर मध्य प्रदेश से आई है, मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर जिले से। छोटा जिला है, लेकिन यहां पर काम बड़े बड़े किए जा रहे हैं। आपको ये जानकारी आज मैं दे रहा हूं कि स्कूलों की संख्या देश भर में लाखों में है, और ऐसे लाखों शिक्षक होंगे जो बच्चों को पढ़ाने नहीं जाते और सैलरी फुल लेते हैं। आप सोचेंगे कि कुछ हजार रुपए इनकी सैलरी होगी, हर महीने 1000 लेते हैं, और ये खेल चल रहा है सालों से, किसी को पता ही नहीं है। 8 स्कूल की खबर हमारे पास आई है, लेकिन मैं तो कह रहा हूं 8 नहीं है, ये और ज्यादा होंगे। और आपको एक और दिलचस्प बात बताऊं, शिक्षा मंत्री खुद कह रहे हैं कि 500 से ज्यादा शिक्षक हैं जो पैसा ले रहे हैं, पढ़ाने नहीं जा रहे। ऐसे आप राष्ट्र सर्वोपरि बनाएंगे? आज उन शिक्षकों को सुन लेना चाहिए जो नहीं जा रहे हैं, जो पंच करके भाग आ रहे हैं। चले जाइए, नहीं तो आपकी तस्वीर भी किसी दिन राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाएंगे। काम करिए, आपको सैलरी दे रही है सरकार, बच्चों को पढ़ाइए, नहीं तो हश्र वही होगा जो मध्य प्रदेश में हुआ है। दिखा रहा हूं आपको, देखिए। में हर साल स्कूलों में छात्रों के एडमिशन के लिए अलग अलग अभियान चलाए जाते हैं। गांव-गांव में रैलियां निकालकर उन्हें स्कूल आने के लिए प्रेरित किया जाता है। लेकिन मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में ऐसे 8 स्कूल हैं जो पिछले 8 सालों से बंद पड़े हैं। इन गांव के बच्चों को पढ़ने के लिए 8 से 10 किलोमीटर सफर तय कर दूसरे जिलों में जाना पड़ता है। और हैरानी की बात यह कि इन बंद पड़े स्कूलों के शिक्षकों को हर महीने टाइम पर सैलरी मिलती है। अब सवाल ये कि आखिर इन शिक्षकों को सैलरी किस आधार पर मिलती है, इसका जवाब आप सुनिए नरसिंहपुर के जिला शिक्षा अधिकारी से। जो हमारे 8 स्कूल हैं, 8 से स्कूलों में 13 टीचर कार्यरत हैं जो जिनका नामांकन शून्य है, और ऐसे स्कूलों के अन्यत्र डिस्ट्रिक्ट में जो खाली स्थान है उनको पदस्थ करने के लिए रिक्वेस्ट किया है। अब इन 8 स्कूलों की भी तस्वीर देखिए। इन स्कूलों के आसपास जंगल जैसी घास उगी हुई है। स्कूल की छत जर्जर है, ऐसा लग रहा है कि सालों से इसकी मरम्मत नहीं हुई। स्कूल के अंदर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, कमरे में चारों तरफ किताबें फैली हुई हैं। यहाँ अगर किसी चीज की कमी है तो वो सिर्फ जागरूकता की, बच्चों को स्कूल लाने की। यहाँ ग्रामीण अपने बच्चों को स्कूल भेजना चाहते हैं, लेकिन जब टीचर ही नहीं है तो बच्चों को पढ़ाएगा कौन? अरे 8 साल से अब बंद है, वो तो खुलते नहीं, कोई नहीं आ भैया। गाँव में स्कूल ही नहीं है, स्कूल जो तो स्कूल है, देख रहे हो आप, स्कूल कर रहा हो, स्कूल की छत कर रही तो कहाँ बैठ मोड़ी मोड़ा, बाहर थोड़ी ना बैठे। मासा कुछ दिन आए, कुछ दिन के बाद आया ही नहीं है। आसो तो लगा नहीं है, इस साल लगा ही नहीं स्कूल, खोला नहीं तो कहाँ से लग जाए स्कूल। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में सिर्फ 8 स्कूल ऐसे नहीं हैं जहां से शिक्षक नदारद हैं, बल्कि एमपी सहित पूरे देश में ऐसे हजारों स्कूल हैं जहां शिक्षक ही नहीं जाते, लेकिन उन्हें वेतन समय पर और पूरा मिलता है। मध्य प्रदेश के शिक्षा मंत्री खुद दावा कर चुके हैं कि ऐसे 500 शिक्षकों को जानते हैं। हैरानी की बात तो यह कि शिक्षा मंत्री ने इन शिक्षकों पर किसी तरह का एक्शन नहीं लिया। नरसिंहपुर के 8 स्कूलों के शिक्षकों का वेतन देखें तो करीब 35 से 40 लाख रुपए प्रति महीने है। यानी ऐसे सभी स्कूलों की जांच की जाए तो सैकड़ों करोड़ रुपए ऐसे शिक्षकों को हर महीने वेतन के तौर पर मिलता है जो कभी स्कूल जाते ही नहीं। लगभग कितना बजट इन पे जा रहा होता है? लगभग इन पे जाता है 35 से 40 लाख रुपए पर मंथ, एक भी बच्चा नहीं है।
मध्य प्रदेश के इन स्कूलों के शिक्षक जो कुछ कर रहे हैं उससे हजारों बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कई बच्चे तो स्कूल दूर होने की वजह से जा ही नहीं पाते, जबकि इन बच्चों के गांव के अंदर ही स्कूल है। लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही की बदौलत इन बच्चों को शिक्षा का अधिकार नहीं मिल पा रहा। क्या सरकार और प्रशासन ऐसे स्कूलों के खिलाफ एक्शन नहीं लेगी? क्या सरकार को ऐसे शिक्षकों को दिए गए वेतन की वसूली नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल करनी चाहिए, लेकिन देखते हैं शासन और प्रशासन दोनों क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि अगर एक्शन लेंगे तो स्कूल खुलेंगे, बच्चे पढ़ने जाएंगे और तभी राष्ट्र सर्वोपरि होगा। और यह खबर आज हमने राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाई है और मुझे लगता है कि इस मामले में जल्द ही एक्शन होगा और जो शिक्षक अभी तक छिपे हुए हैं उनको भी हम बाहर लेकर आएंगे। बहरहाल आज आपको एक और अच्छी जानकारी देता हूं। राष्ट्र सर्वोपरि में खबर का असर हुआ है। आप लोगों की मेहनत कामयाब हो गई है। सुन लीजिए, आप लोग बड़ी मेहनत करते हैं। राष्ट्र सर्वोपरि की टीम जो टीवी के उस तरफ बैठी हुई है उनसे कहना चाहता हूं, आपको याद है मध्य प्रदेश की एक सड़क नहीं बन रही है। बड़ी दिक्कत हो रही है गांव वालों को, बच्चों को, किसानों को, गर्भवती महिलाओं को। और हमने उस खबर को दिखाया। सांसद साहब ने बेतों का बयान दिया, हमने फिर दिखाया। पीडब्ल्यूडी मंत्री आ गए, उन्होंने भी बेतों का बयान दिया, हमने फिर दिखाया। हमने कहा हम दिखाते रहेंगे, देखते हैं कब तक नहीं मानेंगे। आखिरकार आपकी और हमारी मेहनत रंग लाई और अब जहां पर बच्चे, किसान, गर्भवती महिलाएं परेशान हो रही थी और विशेष तौर पर उन महिलाओं की बात करूंगा जिन्होंने इस समस्या को उठाया, वो गांव की ही महिलाएं थी और उनकी मेहनत रंग लाई है। कैसे, वो आपको जरूर देखना चाहिए। कहते हैं जहां चाह है वहीं रहा है। ये कहावत मध्य प्रदेश के सीधी जिले के रहने वाली लीला साहू पर बिल्कुल ठीक बैठती है। लीला साहू की कोशिश पर उनके गांव में नई सड़क बन रही है। दरअसल लीला के गांव की सड़क काफी खस्ताहाल थी, जिसकी वजह से गांव के स्कूल जाने वाले बच्चे, फसल बेचने वाले किसान और अस्पताल जाने वाले मरीज काफी परेशान होते थे। लीला साहू और उनके सहयोगियों ने यह आवाज उठाई और उस आवाज को हम तक पहुंचाया, एक वीडियो बनाया और ये वीडियो हमने राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाया। ओ सांसद जी, अपना जब हिम्मत नहीं रही है ये रोड का बनवा ले कहीं, तो अपना झूठ के हमसे वादा काहे की हैं? हम अपने रोड के हालत दिखावत रहा। लीला साहू का ये वीडियो रिपब्लिक भारत ने राष्ट्र सर्वोपरि में दिखाया और रिपब्लिक की टीम ने लीला साहू और गांव वालों की समस्याओं को नेताओं तक पहुंचाकर समाधान के लिए हाथ आगे बढ़ाया। लेकिन बीजेपी नेता के एक विवादित बयान ने विवाद को थोड़ा और बढ़ा दिया। हालांकि उसके बाद नेताजी की जब खबर दिखाई गई तो वो बयान पर सफाई भी देने आ गए। हम अपने बच्चे को बता दे चाहते कि ही हमारे रोड में ही अबे टेम्परेरी खातिर काम चालू हो गया है, जिनमें गाड़ी वहाँ ना जा सके। एक बार हमारे घर तक एम्बुलेंस आवे का ट्राई करिस, लेकिन नहीं आ पाई है। वजह से ही यहाँ रोड की सफाई चलत है और जो एम्बुलेंस हमारे घर तक पहुँच सके। लीला साहू के वीडियो पर विवाद बढ़ने के बावजूद राष्ट्र सर्वोपरि हम रखते हुए आगे बढ़े और पीछे नहीं हटे। हमने समस्या को सरकार तक पहुंचाकर ही दम लिया और अब ये देखिए, लीला साहू के गांव की सड़क बन रही है। रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ है। सरकार और प्रशासन की नींद टूटी और अब उनके गांव में नई सड़क बन रही है। गांव में सड़क निर्माण का काम शुरू हो गया है, जिससे पूरे गांव में खुशी का माहौल है। लीला साहू जैसी महिलाओं के लिए हम सलाम करते हैं। आप भी राष्ट्र हित में राष्ट्र सर्वोपरि को आगे रखें और अपने गांव की, शहर की मदद करें। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। कल 8 बजे फिर आपसे मुलाकात होगी राष्ट्र सर्वोपरि में। नमस्कार। मैं की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे